तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए फिर मैं आपके बीच में आज एक नया टॉपिक, जो बड़ा हॉट इशू है, इसमें बड़ी डिबेट्स लोगों के बीच में होती है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और जिसका नाम है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या है? कुछ कहते हैं कि सबको एक सा करना है, कोई ना हिंदू बचेगा ना कोई मुसलमान बचेगा, सबको एक सा होना है। ठीक। कोई कहते हैं इसे इम्प्लीमेंटेशन देने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कि लोगों का अपना अपना मत है, लोगों का अपना फ्रीडम है रिलीजन्स में। स्टैंड देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए थे, तो भीमराव अम्बेडकर जी इसके बड़े समर्थक थे। लोगों ने उनसे कहा कि आप बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे इम्प्लीमेंटेशन दिया जाता। उन्होंने कहा, क्या एक संविधान नहीं? संविधान ऐसे कितने कानून हैं पूरी तरीके से यूनिफॉर्मिटी के तौर पर सभी कानून लागू हैं, सभी लोगों पे लागू हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक। खैर वो बात, इस पे कोई लॉ नहीं बन पाया, और इसे हमने संविधान का जो पार्ट फोर्थ है, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके आर्टिकल 44 में रख दिया। और चूंकि वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, राज्य सरकार चाहे तो उस पर कानून बना सकती है, नहीं चाहे तो नहीं बना सकती। मतलब वो फंडामेंट राइट की तरह नहीं है। फंडामेंट राइट का अगर वायलेंस हो जाए तो आप सीधे कोर्ट में चले जाते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके कहते हो कि मेरे इस फंडामेंट राइट का वायलेंस हुआ, इसलिए मुझे बचाइए। सुप्रीम कोर्ट तुरंत आपको कुछ ना कुछ राहत प्रोवाइड करा दे। इसी साथ अगर जब हम डीपीएसपी पर देखते हैं, तो डीपीएसपी अगर कोई राज्य सरकार पूरा नहीं करती है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाके उनसे ये नहीं कह सकते कि राज्य सरकार ने साहब मेरा ये काम नहीं कर। आप इस सेंस में उनसे कोई बात नहीं कर सकते। ठीक। तो मेरे कहने का मतलब जो है इतना सा है कि यूनिफॉर्मिटी कैसे आई जाए, कैसे लाई जाए, किस मामले में? सिविल मामले में यूनिफॉर्मिटी कैसे लाई जाए, ये सब कुछ सोचना है और मुझे बताना है और आपको समझना है। ये वीडियो एपीपीएससी के एस्पिरेंट के लिए तो है ही है, यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए भी है, प्लस जो सामान्य जानकारी रखना चाहते हैं, जो मैच्योर हैं और वो समझना चाहते हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां कुछ और कहती हैं, कुछ और कहती हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टी कुछ और कहती है, तो ये कैसे संभव है कि आदमी ने कुछ चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें छोड़ दी, जो गलत चीज़ें थी वो बता दी गई। कहीं ना कहीं एक दूसरे के मन में क्या हुआ कि इससे जहर भर दिया गया। लोगों को लगने लगा कि यार बाकी किसी कम्युनिटी विशेष को परेशान करने वाला काम है ये। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है और कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत नहीं है। ठीक। इसी बात को लेते हुए जब हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम ये देखते हैं ये कोड क्या है। पहले कोड को समझें, फिर मैं आपको बताऊंगा सिविल क्या है, और फिर मैं बताऊंगा आपको यूनिफॉर्म क्या है। ठीक। अभी तो हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे, और सबसे पहले हम कोड की बात, कि कोड आखिर है क्या। चलिए कोड देखते हैं, कोड क्या है।
देखिए कोड, मैंने इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। ये जो अगर इसकी बात करें कोड की, अभी इसकी बात ना करें, अभी आप देखें कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो है कहाँ। तो आप देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है। ठीक, क्या है, एक लॉ बनना था लेकिन वो लॉ आज तक नहीं बना पाई, पार्लियामेंट नहीं बना पाई। ठीक, अब क्या है कि जो यू कोड क्या है, कोड को समझना है। कोड एक्चुअल में एक ग्रुप ऑफ लॉ हो सकता है, कॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। कि मान लीजिए एक एग्जांपल से आप समझें कि एक पार्लियामेंट का लॉ है, पार्लियामेंट का लॉ है, उसमें बहुत सारे सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो आर्टिकल हैं वो अलग हैं और जो कानून बनता है उसमें आर्टिकल नहीं होते, उसमें सेक्शन होते हैं। ठीक, बहुत सारे सेक्शन है। तो इसे क्या कह सकते हैं हम, लॉ कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, एक्ट हो गया। एक्ट को क्या कह सकते हैं हम, कोड कह सकते हैं। तो सिविल कोड हो सकता है, जैसे कि आप देखेंगे इंडियन पेनल कोड, क्या है? एक कोड ही तो है। बहुत सारे उसमें क्राइम को डिफाइन किया गया है और उसका प्रोसीजरल बताया गया है कि किस क्राइम के लिए कौन सी सजा होगी, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा। क्या है कोड का मतलब, क्या हुआ, कोड का मतलब हुआ कि ग्रुप ऑफ लॉ, बहुत सारे कानूनों का एक कोड है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, आईपीसी। आईपीसी क्या है, इंडियन पेनल कोड है। और ये जब बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता आ गया, तो न्याय संहिता का क्या मतलब है, वो भी कोड ही है। बीएनएस का मतलब है संहिता, ये भी एक तरह से कोड ही है। मतलब बहुत सारे कानूनों का एक संग्रहण, जो बहुत सारे उसमें कानून थे उसमें से डिफाइन किया गया है कि ये कौन कौन से कानून है। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं हम, ग्रुप ऑफ लॉ कहते हैं। यानी कि बहुत सारे कानूनों का क्या है, समूह है, जिसमें तरह तरह के कानून है, तरह तरह की उसमें क्या है, पनिशमेंट दे रखे हैं। ठीक, उसे बता रखा है कि वो क्या है, एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब एक कोड है। तो कोड का मतलब आप समझे, कोड एक ग्रुप ऑफ लॉ है, बहुत सारे कानूनों का एक समूह है। जैसे आप देखेंगे आईपीसी, तो आईपीसी और सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल पेनल कोड। ठीक, तो उसमें क्या है कि वो सारे जितने भी क्राइम हैं उन्हें बताया गया है कि क्राइम कैसे कैसे होगा, क्राइम कैसे कैसे किया आपने, उसकी जो आपको सजा दी जाएगी, पनिशमेंट दिया जाएगा, उसमें क्या दिया जाएगा, क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। ठीक, प्रोसीजरल क्या होगा। तो क्या है ये कोड है एक तरह से। ऐसे ही बहुत सारे कोड हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आप के एक कोड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ, चुनाव आचार संहिता। तो क्या है, चुनाव आचार संहिता में किस कैंडिडेट को क्या करना है, क्या नहीं करना है, रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगने, जाति के नाम पे वोट नहीं मांगने, पार्टी के नाम पे वोट मांगने। ठीक, क्या है ये कोड है। ये कैसा कोड है, जो चुनाव आचार संहिता में इंप्लीमेंटेशन दिया जाता है और बताया जाता है कि भाई किस किस मामले में क्या हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, तो आपको आपके जो कैंडिडेट हैं उसकी सदस्यता निरस्त करी जा सकती है, इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है, आपको आपको जेल भी हो सकती है। मान लीजिए आपने बरगलाने की कोशिश करी, कुछ लालच दिए वोटर्स को, या कास्ट के नाम पे वोट मांगा, रिलीजन के नाम पे वोट मांगा, तो क्या है ये कोड है, क्या है, ये वायलेंस हो जाएगा। तो उसमें क्या हो सकता है, आपके साथ कुछ चीजें ऐसी गड़बड़ हो सकती हैं कि आपको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाए। ठीक, तो क्या है भाई, कोड क्या है, कोड एक बहुत बड़ा कानून है। उस कानून में जो जो लिखा हुआ है उसे कोडिफाइड कर दिया गया, संहिताकरण कर दिया गया, उसका बहुत सारे कानूनों का संग्रह कर दिया गया। और वो जो संग्रह हुआ है उसे क्या बोलते हैं हम, कोड बोलते, क्या बोलते हैं भाई उसे हम, कोड बोलते हैं। और ये कोड अगर बन गया है, तो जैसे मैंने आपको बताया लॉ, पार्लियामेंट ने कोई बहुत बड़ा सा कानून पास करा,
उसमें बहुत सारे सेक्शन है, ठीक। तो क्या हो सकता है, कोड हो सकता है, एक्ट कोड हो गया, ठीक। बीएनएस या आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ठीक। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्या है, बहुत सारे कानूनों का संग्रह है, और इसमें बताया गया है कि किसमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, ठीक। चलिए अब देखिए सिविल देखते हैं। सिविल से बात आपको ज्यादा स्पष्ट होगी। कोड का मतलब आपको मैंने बताया है, कोड क्या है, बहुत सारे कानूनों का एक समूह है, बहुत सारे लॉ का एक समूह है। चलिए अब देखिए जो बात है सिविल की, यहाँ सिविल का क्या मामला है, सिविल देखिए, अब सिविल क्या है, देखिए सिविल क्या है, सिविल क्या है आप ये समझिए। एक्चुअल में जो केस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं सिविल और एक को होते हैं, एक होते हैं क्रिमिनल। जो सिविल केस होते हैं वो एक इस तरह के होते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई एक्स है और ये बाई है, दो लोग सिविल में, एक्स और बाई के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई है, और वो प्रॉपर्टी कैसी है, वो कहता है ये मेरी है, वो कहता है ये मेरी है। इसे जो न्यायपालिका की भाषा में, जो जुडिशरी की भाषा में, इसे दीवानी भी कहा जाता है, दीवानी मामले, ठीक? तो यहां जो डिमांड होती है वो पनिशमेंट की नहीं होती, मतलब आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, समझे, आपको कोई आजीवन कारावास नहीं होगा, आपको कोई डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। मतलब यहां वो बात करते हैं दो चीजों की, दो चीजों की बात करते हैं, एक तो डैमेज की बात करेंगे, जो डैमेजेस हुए हैं उनकी भरपाई करो, दूसरा वो कंपनसेशन की बात करते हैं, कंपनसेशन की बात कि भाई जो क्षतिपूर्ति हुई है, क्षतिपूर्ति, मुझे इतना नुकसान हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, सिविल मामले, एक्स और बाई के मामले हैं। ये कोई कंपनी भी हो सकती है, उसके खिलाफ भी हो सकता है, स्टेट के खिलाफ भी हो सकता है, समझ रहे हो, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ये मानते हैं सिविल मामले, एक्स और बाई के बीच के कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो किस मामले में आते हैं, खासकर प्रॉपर्टी के मामले किसके मामले में आते हैं, वो आते हैं सिविल मामले। यहाँ किसकी डिमांड की जाती है, डैमेजेस की और कंपनसेशन की, दो चीजों की बात की, ये सजा नहीं देनी है आपको, समझ रहे हो, यहाँ कोई सजा नहीं मिलेगी आपको, आपको यहाँ कंपनसेशन या डैमेजेस जो हुए हैं उनकी भरपाई करानी पड़ेगी आपको। चलिए दूसरी तरफ जो है ये क्रिमिनल मामले, तो जो क्रिमिनल मामले हैं वो ये मान लिया जाता है कि लड़ाई तो एक्स और बी बाई के बीच में हुई है, क्या हुई है, जो लड़ाई हुई है एक्स और बाई के बीच में हुई है, ये बात तो ठीक थी, यहां भी दो लोगों के बीच का मामला है, यहां भी दो लोगों के बीच का मामला था, लेकिन यहां डैमेज और कंपनसेशन की बात की गई है, यहां पनिशमेंट की बात की जाएगी, बात की जाएगी, पनिशमेंट की बात की जाएगी। एग्जाम्पल्स आप मेरी बात समझिए, मान लीजिए एक्स और बाई के बीच में लड़ाई हो जाती है, एक्स और बाई के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, एक्स ने बाई के लगा दी, तो जो कानून जब वो पहले थे वो पहले थे क्रिमिनल मामले हैं, आज क्या मामला होता है, आज आप हमारी बात समझिए, एक्स ने अगर बाई के मारा है या एक्स ने बाई का खून किया है या मर्डर किया है, तो ये उसका मर्डर या उसके गाल पे नहीं लगा है, ये पूरे पूरे स्टेट के गाल पे लगा,
स्टेट के कानून के गाल पे लगा। इसलिए यहां बाई मुकदमा लड़े या नहीं लड़े, केस फाइल करे या नहीं करे, लेकिन स्टेट जरूर करेगा। कौन करेगा? स्टेट 100% लड़ेगा और एक्स को पनिशमेंट देकर छोड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्रिमिनल केस होते हैं तो आपने देखा होगा कि एक्स वर्सेज राजस्थान सरकार, यूपी गवर्नमेंट, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, मतलब यहां स्टेट मुकदमा लड़ रहा है किसके खिलाफ? आपके खिलाफ। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई गरीब आदमी हो, उसके पास वकील करने के पैसे नहीं हो, उसके पास आने जाने के पैसे नहीं हो, तो फिर तो ऐसा क्या होगा? अन्याय होता रहेगा। इसलिए ये बात रखी गई है क्रिमिनल मामले में, सिविल मामले में नहीं है। डैमेजेस की बात नहीं हो रही है, कंपनसेशन की बात नहीं हो रही है। यहां क्या होगा? आपको सीधा सीधा अरेस्ट किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, प्रोसीजर पूरा किया जाएगा, जो भी उसमें दंड होगा, जो भी पनिशमेंट होगा, इसमें आईपीसी में, वो आपको दिया जाएगा, वो आपको 110% दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि यहां राइट टू इक्वलिटी भी काम करती। फिर तो गरीब आदमी गरीब मारा जाएगा, अमीर आदमी बचा रह जाएगा। इसलिए क्रिमिनल मामले में क्या होगा कि स्टेट मुकदमा लड़ेगा। अब जब हम मुस्लिम लॉ पे आएंगे तो आप इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ चीजें बदल जाएंगी थोड़ी सी। ठीक, यहाँ क्या होगा? चीजें बदल जाएंगी। तो सिविल मामले में क्या है? सिविल मामले एक एक्स और वाई के बीच का लड़ाई है, जो डैमेजेस की बात करेंगे और कंपनसेशन की बात करी जाएगी। ठीक, तो जो सिविल मामले हैं वो कैसे मामले हैं? एक्स और वाई के मामले हैं। जो किस तरीके के मामले हैं? डैमेजेस के और कंपनसेशन की बात आती है, और कोई बात इसमें नहीं होती। ठीक, तो देखिए, मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, उस पर अटैक कर दिया किसी ने, किसी को चोट नहीं लगी है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उसके इरादे अच्छे नहीं थे, सजा उसे दी जाए। मान लीजिए आपने बिना हेलमेट के बाइक बहुत तेजी से चलाई, किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना आपका कोई चोट लगी, लेकिन ऐसा सोचा जा सकता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो चोट लग जाती। तो कैसे मामले? क्रिमिनल मामले। कैसे मामले? क्रिमिनल मामले हैं जिसमें आपको क्या दिया जाएगा? पनिशमेंट दिया जाएगा, जो कि इसे भी क्राइम में काउंट करा गया। इसमें काउंट करा गया, क्राइम में काउंट करा गया है। और क्राइम में जब काउंट करा गया है तो आपको आईपीसी की धाराएं लगेंगी, और फिर आपको यहां इसमें से कुछ नहीं देना, आपको जेल जाना है। इसमें से आपको कुछ नहीं देना है, अब आपको कहाँ जाना है? सीधा जेल जाना है। तो आप हमारी बात समझ गए। तो सिविल मामले किस किस के बीच में होते हैं? एक्स और वाई के मामले बीच में हो सकते हैं। ठीक, स्टेट से हो सकता है। ठीक, डिमांड किस चीज की होगी? डैमेजेस की डिमांड होगी, ना कि आपको क्रिमिनल मामले में सजा सुनाई जाएगी। हाँ, अगर आप इस बीच में लड़ गए तो फिर केस दो हो जाएंगे। आप सिविल तो था ही था, फिर क्या हो जाएगा? वो क्रिमिनल केस भी हो जाएगा। ठीक, चलिए जो आगे देखते हैं, अब देखते हैं यूनिफॉर्मिटी क्या है। अब देखिए यूनिफॉर्मिटी, या फिर क्या कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी, दो बातें कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी। मान लीजिए जो ये यूनिफॉर्मिटी है या यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म को किस सेंस लेते हैं? यूनिफॉर्म किससे सेंस ले सकते? कोई स्कूल हो सकता है। स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं? उनकी एक ड्रेस होती, एक तरह का जूता होता है, एक तरह की शर्ट होती, एक तरह की पैंट होती। ठीक, क्या है ये? यूनिफॉर्म। इसका फायदा ये है कि भी इसे पहचानना बहुत आसान हो जाएगा अगर कहीं खो गया तो। इससे ये पता भी लग जाता है कि ये बच्चा किसी स्कूल। ठीक,
तो यूनिफॉर्मिटी का एक ये फायदा। लेकिन यूनिफॉर्मिटी का एक दूसरा लॉस अगर आप देखा जाए, मान लीजिए एक स्कूल में ये कोड बना दिया जाए कि सबकी पैंट का साइज एक सा होगा, या किसी के शूज का साइज एक होगा, तब आप बताइए क्या होगा। जो 6 फीट का है उसे भी वही पैंट पहननी है, और जो 3 फीट का 4 फीट का उसे वही पैंट पहननी। क्या होगा, एक पोछा लगाएगा, एक के घुटनों तक आएगा, एक क्रिकेट। इसलिए यूएसए में ये यूनिफॉर्मिटी का इतना महत्व नहीं है। यूएसए के स्कूल में साफ कह दिया जाता है कि भाई 3-4 कलर है, इसे आप किसी को भी पहन के आइए। हाँ, ऐसा ना पहनिएगा कोई जिससे पढ़ाई पे इफेक्ट आए, ऐसा ना पहनिएगा आप, ठीक। तो चूंकि यूनिफॉर्मिटी होना अपने आप में, इसके नुकसान क्या है कि जो डाइवर्सिटीज है हमारी इंडिया में, जो डाइवर्सिटीज है उसका सम्मान नहीं होगा। सारी कल्चर्स को एक साथ सोचना पड़ेगा, सारे लोगों के जितनी मैरिज होंगी वो सब एक सी होंगी। अब कोई कहीं सूट करता है, कहीं नहीं करता है। तो सवाल यह है कि जैसे रसिया में क्या है, समरूपता है, पूरी तरीके से सब एक से। लेकिन अपने आप में सारी चीजों को, अच्छी चीजों का समावेश करते हुए बुरी चीजों को अगर छोड़ दिया जाए, में क्या बुराई है। ऐसी कोई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ऐसी कोई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जिसमें क्या हो, ऐसा मामला ना हो कि सबको एक सा ही कर दिया जाए, छोटे भी और बड़े भी सबको एक ही पैंट का साइज दे दिया जाए। मेरे कहने का मतलब समझिए कि छोटे कौन है कि जिनके जिनके रीति रिवाज, कस्टम्स, नॉर्म्स अलग अलग हैं किसी कल्चर के। मतलब बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जहां सारे भाइयों की एक बीबी होती है, और ऐसी बहुत ट्राइब्स हैं जहां एक ही बीबी के कई पति होते। तो अगर वो उनका सिस्टम चल रहा है तो हमें क्या आपत्ति है। देखिए, अब दूसरे एग्जाम्पल, आप मेरी बात समझिए कि ऐसी इंडिया में कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं, मोमडन्स में नहीं, हिंदूज में भी। आप महाराष्ट्र की साइड में देखोगे और केरला की साइड में देखोगे तो वहां अपने बुआ की साइड से, मामा की साइड से शादी करने का रिवाज है। मोमडन में देखोगे तो अपनी सगे भाई बहन छोड़कर बाकी आप किसी से मैरिज कर लो। केरला में देखो तो ये चीज है, वहां भी बुआ और मामा की साइड से शादी करने का एक रिवाज है। तो अगर हम यूनिफॉर्मिटी लाते हैं उस तरह की कि सब लोग एक से होंगे, अपने गोत्र में शादी नहीं करेंगे, ठीक। इसी का दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि वहां गोत्र का कोई मायने नहीं है, महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के कुछ एरियो में और केरला में और मोमडन्स में। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी, तो वहां एक गोत्र में वो शादी ही नहीं कर सकते क्योंकि भाई बहन बन जाती है। तो क्या मतलब हो गया इस बात का कि अगर लोगों को उस अपने रीति रिवाजों से कोई आपत्ति नहीं है, कोई मेडिकली प्रूफ नहीं है उस तरह का, फिर हमें क्यों आपत्ति हो। हाँ, अगर मेडिकली प्रूफ है तो भाई रोका जाए उन चीजों को। मेडिकली कोई प्रूफ है नहीं उस तरह का, हमें क्या आपत्ति। शादी करो, कैसे करो, जैसे आपके कस्टम्स है, जैसे आपके ट्रेडिशंस है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर हमें दिक्कत जब आए कि भाई किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेंस हो रहा हो, जैसे राइट टू इक्वलिटी। एक फीमेल बिल्कुल नहीं डर रही है अपने हस्बैंड से, एक हमेशा डरी हुई रह रही है, फॉर एग्जाम्पल मोमडन लेडी, कि उसे तलाक का हमेशा डर लगा रहता है। तो फिर क्यों नहीं हमें उन चीजों को अलग हटा दिया जाए।
और कहीं ना कहीं राइट टू इक्वलिटी का वायलेंस है। आर्टिकल 15 14 का दोनों का वायलेंस है। 15 कहता है क्या भाई, आर्टिकल 15 कहता है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे बेस ऑन बेसिस ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। तो अगर मोमडन लेडी इस बात से डरी हुई है, तलाक से डरी हुई है, तो डिस्क्रिमिनेशन किसके आधार पर हो गया? जेंडर के आधार पर। कैसे हो गया? जेंडर के आधार पर आ गया। ऊपर से आप कह रहे हो कि साहब सोशल जस्टिस की और पॉलिटिकल जस्टिस, जो प्रियम्बल में कही गई 3 जस्टिस की बात, कि हर पर्सन को, एवरी पर्सन को, एवरी सिटीजन को क्या देंगे हम? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस देंगे। तो फिर कहाँ हुआ? तो सवाल यही था कि यूनिफॉर्मिटी कैसे होनी चाहिए, ये बात आप समझिए। यूनिफॉर्मिटी कैसी होनी चाहिए, इस बात को आप इन बेस पर समझ सकते हैं कि अगर किसी लेडी के साथ गलत हो रहा है, तो अगर उन चीजों को हटा दिया जाए, बाकी जो उनकी ट्रेडिशंस हैं चलने, तो उसमें हमें क्या शिकायत है? हमें क्या दिक्कत? अब कोई एक मैरिज करता है और कोई 4 मैरिज करता है, डिस्क्रिमिनेशन है नहीं है? इस भेदभाव को अगर दूर कर दिया जाए, सबसे कहा जाए इंडिया में जितनी भी कम्युनिटीज हैं कि वे सिर्फ एक मैरिज करेंगे, अब तो उसमें बुराई क्या है? क्या आपको हमारी बात समझ में आई? आप इस बात को समझ गए कि हमें क्या करना चाहिए, कि अब हमारे पास ऐसे कुछ विकल्प होने चाहिए। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि सिविल लॉ क्या क्या चल रहा है, कहाँ चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये बात और समझ लीजिए आप थोड़ी सी। क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं ये और समझ। देखिए, किसी भी लॉ का 2 हिस्से होते हैं। तो मान लीजिए क्रिमिनल लॉ के 2 हिस्से हैं। क्या है? एक सब्सटैंटिव हिस्सा होता है, तात्विक हिस्सा। ठीक, इसमें यह बताया जाता है कि भाई आपको इस केस में पनिशमेंट क्या मिलेगा। आईपीसी में साफ साफ लिखो, क्रिमिनल कोड बना रखा है हमने, इसी में जो इसका प्रोसीजरल हिस्सा होता है उसमें यह बताया जाता है कि भाई आपके जो जज होगा उसकी सीनियरिटी क्या होगी इस केस में, फिटनेस कैसे होगा। सीआरपीसी की जो 73 वाली है, ये 74 में इम्प्लीमेंटेशन दिया, 61 में गई थी ये। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन ऑथ एक्ट जो ये बने, में ऑथ कैसे कराई जाएगी, फिटनेस कैसे आएगा, औथ होगी तो कैसे होगी, कुरान पर रख के होगी या गीता पर रख के होगी या संविधान के साथ होगी। ये सब चीजें क्या है, उसका प्रोसीजरल है। अरेस्ट करेंगे, कोर्ट में पेश करेंगे, क्या प्रोसीजर है। फिर एविडेंस जुटाएंगे उसके खिलाफ, फिर उन्हें प्रूफ करेंगे जज के सामने। ये क्या है? प्रोसीजरल हिस्सा है। ये क्या है? उसका प्रोसीजरल हिस्सा है। इस प्रोसीजरल हिस्से के जरिए पता लगेगा कि अब आपको कौन सा पनिशमेंट मिलेगा। क्रिमिनल केस में सिर्फ इतना होता है। ठीक, अब जो हम उस मुद्दे पे आना चाहते हैं, मैंने आपको बताई है कि कुछ क्रिमिनल केस किस टाइप के होते हैं, अब आप समझिए। एक आपको मैं इवेंट बता रहा हूं,
ईरान की, जहां शरीयत लॉ इम्प्लीमेंटेशन। थोड़ी सी बात समझनी है, फिर आगे शरीयत पे आ जाएंगे। तो वहां क्या है, शरीयत लॉ इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ एक इवेंट हुई कि एक ऑफिस में काम करने वाली लड़की, उसके साथ एक कलीग था। कलीग उससे कहीं ना कहीं वन साइडेड लव करने लगा। उसने वो अपना प्रपोजल उसके सामने रखा, उसने वो प्रपोजल ठुकरा दिया कि नहीं। उसने उस पर एसिड से अटैक, उस एसिड अटैक से उसकी दोनों आंखें, जब दोनों आंखें चली गई तो लड़ाई किस किस के बीच में है, एक्स और वाई के बीच। यहां जो स्टेट है शरीयत लॉ में, स्टेट सीधा अटैक नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। स्टेट एक मध्यस्थता के रूप रोल में आएगा, बफर के रोल में आएगा, मीडियम के रोल में आएगा। और शरीयत का जो क्रिमिनल लॉ है वो ये बात कहता है, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत। स्टेट आकर मध्यस्थता ये करेगा कि वो एक्स से बाई से कहेगा, क्योंकि बाई कौन है, एक्यूज्ड है, कि मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए ये बात प्रूफ करेगा स्टेट, जज के रूप में काम करेगा। शरीयत अदालत में मामला जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा कि भाई ये प्रूफ हो चुका है कि एक आदमी ने इसकी आंख में एसिड डाला। ठीक, स्टेट का काम क्या है, प्रूफ कराना, पूरे एविडेंस जुटाना। ठीक है भाई, ठीक है, अब आप बताइए क्या चाहती हैं। ठीक, इनका नाम था अमीनाई, ईरान की लेडी थी, इनका नाम था अमीनाई। इनसे पूछा गया कि भाई आप बताइए क्या चाहती हैं। उन्होंने कहा जो मेरे साथ हुआ मैं वही चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि एसिड के जरिए इनकी आंखें ली जाए। ठीक है जी, डेट फिक्स हो गई, दिन मुकर्रर हो गया, टाइम मुकर्रर। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उससे ये राइट होता है कि वो जिस दिन उसे वो सजा हो रही हो वो वहां आके उसका देख सकता है कि भाई कैसे कैसे हो रही है। मैंने कहा ठीक है जी। वो आ गई, उसने उसकी आंख में जब तेजाब डालने की यानी कि एसिड डालने की बात चली, उसने एसिड डालने की जब अमीनाई ने कहा कि भाई चलिए इसकी आंखों में जब प्रोसेस स्टार्ट किया, उसकी आंखें खोल के जो ड्रॉप डालने की बात की, तो उसने रोक लिया कि नहीं ये गलत, मुझे क्या फायदा होगा इसकी आंखें लेके, मुझे तो इसकी आंखें लेने के बाद कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो सिर्फ ये एहसास इसे कराना चाह रही थी कि जो दर्द मैंने झेला है, जो मैंने पीड़ा झेली है, वो दर्द एक बार तू एहसास करके देख ले कि क्या कितना दर्द होता है किसी। अब मुझे कोई फायदा नहीं हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो शरीयत लॉ है वो एक्स और वाई के बीच की लड़ाई मानता है। स्टेट बीच में तो आया, लेकिन किसके किस तरह के बीच में आया कि भाई ये दोनों आपस का मामला, अगर आप इसे दोनों को सॉर्ट आउट कर लेते हो, अगर आप ये माफ कर देते हो तो हमें कोई शिकायत नहीं है। अगर स्टेट, अगर वो जो पीड़ित है अगर वो चाहता है उसे माफ कर दिया जाए तो माफ कर सकता है, उसके पास ये राइट है। दूसरा, इसी का एक एग्जाम्पल समझिए, जब निर्भया का केस दिल्ली में हुआ तो निर्भया की मम्मी से लास्ट मोमेंट पे उनके वकील ने कहा, वो जो लड़के थे, कि दीदी बच्चे थे इन्हें माफ कर दिया जाए। अगर उनकी मम्मी, निर्भया की मम्मी, अगर उसे माफ भी कर देती तो हमारा स्टेट, हमारा राज्य माफ नहीं करता। क्यों नहीं माफ करता? क्योंकि वहां साफ साफ लिखा है कि भैया स्टेट के पीछे लड़ाई करी है, स्टेट के मुंह पर झापड़ लगाया है। यहां एक्स और वाई की लड़ाई नहीं है, लड़ाई किसकी है, एक्स और वाई की नहीं है, ये लड़ाई है स्टेट के खिलाफ।
आपने कानून के मुंह पर तमाचा मारा है, इसलिए कानून तो आपको सजा देकर छोड़ेगा। अगर वो माफ भी कर देती तो ये कभी भी हमारा कानून ना माफ नहीं करता। हाँ, माफ करने का राइट है आर्टिकल 72 में। आप भी पता है कि राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति का कोई डिस्कशनरी पावर तो है नहीं कि उसे माफ कर देगा, कहीं ना कहीं औरों की सलाह भी होती है उसमें। तो अगर आप मेरी ये बात समझ गए हो कि जो क्रिमिनल कोड है उसका एक तो हिस्सा होता है सब्सटेंसिव और दूसरा होता है प्रोसीजरल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सजाएं क्लियर हैं, अपराध क्लियर हैं, कौन कौन सा क्राइम है उसके लिए कौन कौन सी सजा दी जाएगी, और उस क्राइम का प्रोसेस क्या होगा कि जज की सीनियोरिटी क्या होगी, विटनेस कैसे होंगे, सीआरपीसी की कौन सा सजा दी जाएगी, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आएगा और ऑथ एक्ट में भी आएगा। ने देखा नहीं, कोई जब विटनेस को बुलाया जाता है तो वो उसे कहा जाता है भाई बता, सच सच बताना। बोले सर मैं गीता की कसम खा के करता हूँ, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ, मैं बाइबल पे हाथ रखता हूँ। ये मामले अब नहीं है, ये मुगलों के जमाने में होते थे। अब क्या है, अब तो वो निष्ठापूर्वक कहेगा। अगर कोई किसी धर्म को नहीं मानता तो क्या कहेगा, वो निष्ठापूर्वक कहेगा सर मैं बिल्कुल ईमानदारी से मन की गहराइयों से बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में ये बात चल रही थी कि जज साहब क्या कर रहे थे, गीता पे या बाइबल पे हाथ रख के कसम खिलवा रहे थे विटनेस से। ये चीजें बिल्कुल गलत है, उन जज साहब को ये नॉलेज ही नहीं है। ठीक, चलिए अब देखते हैं यूनिफॉर्मिटी का मतलब आप समझ गए पूरी तरीके से। अब देखिए आप, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो सिविल लॉ दिखाना चाह रहा हूं। सिविल लॉ क्या है, जो आज जिसकी हमारे पीछे पूरी डिबेट का हमारा सब्जेक्ट है, चर्चा है। वैसा ही इस बात का था कि भाई यूनिफॉर्मिटी कैसे आनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे आना चाहिए। तो देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूं। पहला, जो दो तरह के कानून लॉ होते हैं, एक तो होता है क्रिमिनल जो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक, क्रिमिनल केस, और दूसरे होते हैं सिविल। सिविल मामले क्या होते हैं और क्रिमिनल मामले क्या होते हैं, अब आप इसे सिविल और क्रिमिनल मामले क्या क्या, अब यहां से समझना है। ठीक, पहला क्रिमिनल को तो मैं आपको समझा चुका हूं, कौन कौन से चीजें काम करेंगी, कैसे कैसे सजा होगी। ठीक, अरेस्ट किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर उसको भेजा जाएगा। तो सिविल में मामले आते हैं, वो 3-4 मामले आते हैं। पहला मामला आता है फैमिली का। पहले लॉ कौन से आते हैं, फैमिली लॉ, फैमिली लॉ। दूसरे होते हैं प्रॉपर्टी, तीसरे मामले होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, और एक और मामले होते हैं टॉर्ट, टॉर्ट्स के। कितने मामले होते हैं, 4 मामले। फैमिली से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसी कानून में, कितनी हो सकती है भाई बताएं। पहला, मैरिज, मैरिज, मैरिज। दूसरा, नाम सुना कभी, सेपरेशन, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, सेपरेशन। तीसरा मामला क्या हो सकता है, डाइवोर्स का हो सकता है। चौथा मामला
वार्ड्स का हो सकता है, वार्ड्स या गार्जियनशिप। कोई बच्चा है तो वो उसकी गार्जियनशिप किसकी होगी, टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी, जब बड़ा हो जाएगा तो वो किसका होगा। ठीक। एक मामला होता है फैमिली प्रॉपर्टी, कह सकते हैं सक्सेशन। सक्सेशन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस। कौन से, इनहेरिटेंस के मामले। इनहेरिटेंस। और ये जो प्रॉपर्टी के मामले है ना, ये वाले प्रॉपर्टी के मामले सिविल लॉ में, ये भी कहीं ना कहीं फैमिली लॉ से ही जुड़े हुए हैं, फैमिली मैटर से ही जुड़े हुए हैं। ये भी किससे जुड़े हुए हैं, फैमिली से ही जुड़े हुए हैं। ठीक। सवाल ये है कि आज जो पूरी डिबेट है वो ना इस पे है और ना इस पे है और ना इस पे है, वो किस पे है, वो इस पे फैमिली लॉ पर है। का मामला किस पे है, फैमिली लॉ पर है। और जब फैमिली लॉ पे बात होगी तो हम चाहते हैं कि फैमिली पे कैसी होनी चाहिए, सारी फैमिली एक सी होनी चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक। अब देखिए, ये बात आपको समझ में, ये इसी बातों पर बात करेंगे। फैमिली के ये मामले आते हैं, प्रॉपर्टी बेटे से बाप को जाएगी, बाप से बेटे को जाएगी, बेटे से और बेटे को जाएगी। ठीक। क्या बेटियों को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक। कितनी प्रॉपर्टी को हम सेल परचेज कर सकते हैं, एक गार्जियन अपने बच्चों को कितनी प्रॉपर्टी दे सकता है, कितनी नहीं दे सकता है, वो किस मामले में आएंगे, वो प्रॉपर्टी के मामले में। ये भी कहीं ना कहीं फैमिली का ही तो लड़ाई है, बाकी किसी से लड़ाई होती नहीं। किसके मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में। कॉन्ट्रैक्ट के मामले क्या है, सिविल में आते हैं। जैसे आप एक एम्प्लॉई हैं, तो आपके और कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे मामले, सिविल मामले। इसका मतलब एक्स और वाई के बीच के मामले। लड़ाई किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। अगर आप मान लीजिए आईएएस बन जाते हो तो भारत सरकार और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझ रहे हो। कोई हम रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, कैसे मामले, सिविल मामले। रेंट एग्रीमेंट भी क्या है, लीज पे कोई मकान लिया, लीज पर कोई दुकान ली, मकान लिया, वो क्या है, सिविल मामले। ये मामले ऐसे नहीं है जो किस कैसे हो, क्रिमिनल हो। अब अगर आप लड़े जाओ किसी से तो फिर तो क्रिमिनल बन जाएगा, लेकिन मामला कैसा था, सिविल था। ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट भी किसके बीच में आता है, सिविल मामलों में आता है, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयमेंट का हो, वो हमारे चाहे लीज का हो, चाहे रेंट एग्रीमेंट हो। ठीक है। या हमारे सेल एंड परचेज का मामला हो, वो कहाँ आता है भाई। तो इसमें कितने मामले आते हैं, इसमें देखा जाए तो कितने मामले आते हैं, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्लस सेल एंड परचेज, सेल परचेज, और कौन सा मामला आता है, रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट। कितने मामले आते हैं, इतने मामले आ जाते। ये भी कैसे मामले, कॉन्ट्रैक्ट के भी मामले कैसे हैं, सिविल मामले हैं। कॉन्ट्रैक्ट के भी मामले कैसे हैं, सिविल मामले हैं। अब है छोटी सी बात है, टॉर्ट। टॉर्ट क्या होता है ये आपको समझना। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आता है,
एम्प्लॉयमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट। दूसरा सेल एंड परचेसिंग, परचेज, रेंट एग्रीमेंट, लीज, ईटीसी कर दीजिए, यही बहुत चलेगा। ये कैसे मामले हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट में। अब जो टोर्ट है, टोर्ट क्या है? ये टोर्ट के मामले हो जाते हैं, छोटे छोटे मामले होते हैं। इसमें आमतौर पर कोई क्षतिपूर्ति की मांग तो की जा सकती है, लेकिन ये कोई केस नहीं बनता। जैसे आप मेरी बात समझो, मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है आपके घर में और बहुत शरारती है। अब आप ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं, कोई से फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर, और उसकी आदत है, बच्चे की आदत है चीजों को फेंक देना, फेंक फेंक के मारना। किसी के भी लग जाओ, कोई लॉस हो जाओ, कोई नुकसान हो जाओ, कोई चीज टूट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अब उसने एक मोबाइल रखा हुआ था, मोबाइल उठाया, दौड़ के गया और बालकनी में और नीचे को डाल दिया। अब नीचे एक अंकल जी बैठे हुए थे, वो उनके सर पे लगा जाके। वो उनके सर पे लगा तो उन्होंने जो चीखना चिल्लाना शुरू करा है, ये है वो है। अब बच्चे की उम्र है बहुत छोटी, केस तो कोई बनता नहीं, बनता है तो या तो फादर पे बनेगा या मदर पे बनेगा। तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में वकील ने कहा सर बच्चा था वो। ऐसे में क्या हो सकता है? सावधानी आपको बरतनी चाहिए थी, प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए था। कोर्ट ऐसी बातें आपसे कहेगा, मतलब आपको कोई कंपनसेशन की बात तो हो सकती है इसमें थोड़ी बहुत, कि भाई इतने मेरे चोट लगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन उस बच्चे पर तो कोई केस बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसकी उम्र तो 7 साल से छोटा है। वो 7 साल से ऊपर के किसी बच्चे पे तो केस बन सकता है, लेकिन 7 साल से छोटे बच्चे पे कोई केस नहीं बनता है। तो सिविल मामले किस किस में आते हैं, कौन कौन से आते हैं? एक तो होता है यदि फैमिली, फैमिली लॉ, इसमें हम कितनी चीजों को देखते हैं, मैरिज, सेपरेशन, डाइवोर्स, वर्ड्स या गार्जियनशिप, है नहीं, सक्सेशन और इनहेरिटेंस के मामले हैं। प्रॉपर्टी के मामले जो अगर सिविल में देखा जाए तो प्रॉपर्टी के मामले कहाँ आते हैं? फैमिली लॉ में ही आते हैं। भाई भाई लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा है। तो लड़ाई किसके बीच में? दोनों बहन भाइयों के बीच में या भाई भाइयों के बीच में। तो कौन सा मामला है? ये भी मामला कहीं ना कहीं फैमिली का ही मामला है, किसी और से तो हम लड़ नहीं रहे। ठीक। तीसरा जो मामला आता है वो कॉन्ट्रैक्ट का आता है, जो दो लोगों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। ठीक। जो चौथा मामला आता है टोर्ट का मामला आता है। टोर्ट में मामला ऐसे आते हैं कि भाई बहुत छोटे छोटे मामले आते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है आपको, कि इसमें सजा आमतौर पर किसी को होती नहीं है, हाँ, लेकिन ये कि डांट फटकार लग जाती है कि आपको भी कुछ थोड़ी सी सावधानियां बरतनी चाहिए थी। आपने जो ये काम किया है ये ठीक नहीं किया है, इसलिए आपको इतनी सावधानी आज के बाद ध्यान रखना है इस बच्चे का, कि आपको दरवाजा बंद रखना है। जब आपको पता है कि ये इतना शरारती है, इतना वो करता है, नॉटी है, फिर इसका ध्यान रखना चाहिए। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? हमारी जो लड़ाई है आज की, जो पूरी डिबेट है, वो किस पे है? सिविल मामलों में। और सिविल मामलों में भी किस मामले पे है? वो भी फैमिली मामलों पे। इनमें हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि सिविल मामले कैसे होने चाहिए? सबकी एक सी मैरिज होनी चाहिए। ये नहीं चाहते कि सब फेरे फेरे सब निकाह करें ना, अपने अपने रीति रिवाजों को मानो। लेकिन मैरिज के सीध क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब मैरिज ऐसी होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड हो, उसमें सारी शर्तें क्लियर हो कि अगर आप तलाक देंगे तो मेंटेनेंस भी देंगे। एक मामला आता है मेंटेनेंस का, एलोमनी का, एलिमोनी का।
एक मामला कौन सा आता है? एलिमोनी का आता है। तो हम चाहते हैं, आज हमारी पूरी डिबेट है, आज तक जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वो मैंने आपको दो बातें समझाई। पहली बात तो ये कि कोड क्या है, दूसरी बात मैंने समझाई सिबिल क्या है, ठीक, और यूनिफॉर्मिटी क्या है। यूनिफॉर्मिटी के ऐसी यूनिफॉर्मिटी चाहते हो आप कि सारी चीजें सबको एक ही पेंट पहननी पड़ जाए, एक कलर की, चाहे उसकी हाइट 6 फीट है या उसकी हाइट 2 फीट है, इससे कोई मतलब नहीं, 4 फीट है। ऐसी यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं आप? ऐसी हम नहीं चाहते, ऐसी नहीं चाहते। हम कैसी चाहते हैं कि सबकी जो मैरिज हो वो लगभग इस शर्तें एक रजिस्टर्ड हो, अगर वो डाइवोर्स दे तो मेंटेनेंस भी दे, एलिमोनी भी दे, वो डिपेंड करता है। और तीसरा, बर्ड्स जो बच्चे हुए उनका क्या किया जाए। देखते हैं आगे। यही बातें इसमें सब थी, रेंट एग्रीमेंट वगैरह। हाँ, नेग्लिजेंस के डिफर्मेशन के मामले बनते हैं टॉर्ट में, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए। नेग्लिजेंस बनता है, मदर या फादर पर केस हो सकता है क्योंकि बच्चे क्यों 7 वर्ष से छोटा ही है, तो केस बनता ही नहीं है, ठीक है? इतनी परेशान होने की जरूरत। अब देखिए यूनिफॉर्म, देखिए अब हम यहाँ ला करना चाहते हैं आपको कि यूनिफॉर्म कैसी होनी, कैसी यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, ये बात अब आपको समझनी है। इसके 4 स्थितियां या 4 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। पहला, सबके मामले जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने दो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक, या कोई ट्राइब्स है, सारे को ऐसे ही चलने दो जैसे वो चल रहे हैं, हमें कोई शिकायत। दूसरा मामला हो सकता है ऐसा, कैसा? दूसरा मामला ये हो सकता है कि जहां जहां जिनके सिविल मामलों में, सिविल मामले कौन से? मैरिज के, फैमिली मामले, जहां जहां डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखता है उन्हें हटा दो, बाकी को चलने दो जस्ट चल। क्या हो सकता है कि सबके जैसे जैसे हैं वैसे वैसे चलने दो। दूसरे में यह हो सकता है कि कुछ जहां डिस्क्रिमिनेशन है वहां प्रोग्रेसिव लॉ ला दीजिए आप। कैसे कानून ला दीजिए? प्रोग्रेसिव ला दीजिए। मान लीजिए कहीं तलाक देने की जो मामला है वो कैसा है, सीधा 3 तलाक दिया, अलग कर दिया, उस पर कानून बना दो कि आप ऐसा तलाक नहीं दोगे, मेंटेनेंस भी दो। ठीक। तो दूसरा मामला ऐसा हो सकता है कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। दो स्थितियां हो गई। तीसरी स्थिति, जैसा जैसा है सबको एक सा कर दिया जाए, सबको एक सा कर दिया जाए, यूसीसी लाया जाए। कैसा लाया जाए कि सबकी स्थिति समान हो जाए। चौथा, आपके पास हो सकता है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, होमोजेनिटी हो सकती है कि जैसे रसिया में सबको एक सा कर दिया जाए, चाइना में, ठीक। तो या तो अब आप बताइए कौन सी स्थिति चाहते हैं, ये वाली कि जैसे जैसे चलने दें, तो फिर आर्टिकल 14 और 15 का वायलेंस हो रहा है, आर्टिकल 15 का 25 का वायलेंस हो रहा है, ठीक। प्रोग्रेसिव कानूनों को लाया जाए, डिस्क्रिमिनेशन वालों को हटाया जाए, इस पर एक बार विचार होना चाहिए, ठीक। यूनिफॉर्म सिविल यूसीसी लॉ लाना चाहिए, सबको एक सा कर दिया जाए, या सबको एकदम से एक सा कर दिया जाए। अब आप देखिए, इन्हीं बातों को समझिए आप, यही एग्जाम्पल से समझना है। मान लीजिए एक एरिया है, ये फर्स्ट ये सेकंड मान लेते हैं, और कौन है ये? ट्राइब्स है, ये भी ट्राइब्स है। तो पता नहीं सब लोग ट्राइब से बन के आए यहाँ तक, प्रोग्रेस करते करते चले आए हैं, डेवलपमेंट करते करते चले आए हैं, ठीक। एक ट्राइब्स है इस एरिया में,
एग्रीकल्चर ठीक ठाक है, खेती कल्टीवेशन बढ़िया होता है, कल्टीवेशन बढ़िया होता है, ठीक, अच्छी खासी जमीन है, ठीक। और जब कल्टीवेशन होता है तो यहाँ पशुओं को मारने पर बैंड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पशुओं को मारने पर क्या होगा? बैंड होगा। एनिमल्स की डेथ नहीं की जाएगी, गाय बैल भैंस की, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं उसे पार्टिसिपेट करते हैं, वो उनके सहयोगी हैं, ठीक। तो यहाँ क्या है, कोई भी नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाएगा, नॉन वेज पे पूरी तरीके से बैंड है। जो सेकंड वाली ट्राइब्स है, इसके पास कल्टीवेशन है ही नहीं, समझिएगा आप इस बात को। यहाँ क्या कल्टीवेशन है ही नहीं, इनकी मजबूरी है पशुओं को मारकर खाना, पशुओं को मारकर खाना इनकी मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं भी। यहाँ नॉन वेज अलाउड है, यहाँ नॉन वेज अलाउड है पूरी तरीके से। तब तक ये अपने अपने एरिया में रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। जब तक ये अपने अपने एरिया में रह रहे थे, हमें कोई शिकायत नहीं थी। आपके क्या कस्टम है, क्या रीति रिवाज है, हमें कोई शिकायत नहीं थी किसी तरह की भी। शिकायत तब हुई जब यहाँ का एक आदमी इधर आया और यहाँ का एक आदमी इधर आया। जहां क्योंकि खेती है, एक बात और, दूसरा सेकंड पॉइंट समझ लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन वेज है, ये वेज अलाउड है, यहाँ वेज अलाउड है। चलिए दूसरे स्लाइड से दिखाते हैं हम, जब भी आपको ये बात समझ में आएगी। ऐसा समझ, ये ट्राइब फर्स्ट है, ये ट्राइब्स फर्स्ट है, और ये ऐसा समझ, ऐसा। चलिए, यहाँ कल्टीवेशन अच्छा होता है, कल्टीवेशन ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है, बढ़िया पैदावार होती है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये क्या करेंगे, जो एनिमल होंगे उन्हें बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? बिल्कुल बचाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ? उनके एग्रीकल्चर में, कल्टीवेशन खेत में। तो यहाँ क्या होगा? नॉन वेज अलाउड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल बैंड होगा कि भाई यहाँ कोई भी पशु को नहीं मारेगा, और जो मारेगा उसे सजा दी जाएगी। कस्टम है किसके? सोशल रूल है उनके। तीसरी बात, दूसरी बात, पहली बात तो ये हुई नॉन वेज, यानी कि जो पशुओं का सम्मान किया जाएगा, मारे नहीं जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ जो जमीन है, जो खेती की जमीन है, यहाँ मान लीजिए एक संपत्ति के, एक स्पाउस के कई सारे बच्चे हो गए, लड़के हो गए। अब चूंकि धरती कम है, कल्टीवेशन की जो खेती है वो कम है, तो सारे भाइयों ने मिलकर एक ही लड़की शादी कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि जमीन में बंटवारा ना हो, प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो। अगर हर बच्चे की शादी कर दी जाएगी तो बच्चे ही बहुत सारे हो जाएंगे, पता चला वो रहने लायक बच जाएगा उनका खेत, जो भी जमीन है। तो इनको हाँ ये बात सोची गई कि भाई चलिए एक काम कर लीजिए, एक सारे भाई मिलकर एक शादी कर लेते। आज भी अगर देहरादून के पास का एक एरिया है, उसमें खस जनजाति रहती है, खस एसटी रहती है, ट्राइब्स रहती है, वो आज भी इसको फॉलो करते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो पांडवों से चली आ रही है, तो इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? सारे भाई मिलकर एक लड़की से शादी कर लेते हैं, अब उनके जो बच्चे होंगे वो सब साझे के बच्चे होंगे, और फिर क्या होगा? उनका
प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा। अब इस साइड में चलते हैं, ट्राइब्स में, सेकंड में। यहाँ क्या है, कल्टीवेशन है ही नहीं, कल्टीवेशन है ही नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर का कोई लेना देना नहीं, इलाका कैसा है, हिल एरिया है। तो यहाँ क्या होगा, क्या होगा भाई, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन अलाउड होगा नहीं होगा, नॉन वेज अलाउड होगा या नहीं होगा, बताओ आप। बिल्कुल होगा, नॉन वेज अलाउड होगा। और जब नॉन वेज अलाउड होगा तो यहाँ पशु मारना भी अलाउड होगा, पशुओं का वध करना भी अलाउड होगा। ठीक, सेकंड बात, फर्स्ट बात तो ये थी, सेकंड बात समझिए इसकी, कि यहाँ एक युद्ध हुआ, युद्ध होते रहते थे पहले, और युद्ध में पुरुष ही भाग लेते थे, तो पुरुष सारे, बहुत सारे मारे गए। मान लीजिए सेक्स रेशियो इम्बैलेंस हो गया। कैसे, मान लीजिए 1000 महिलाओं पर 800 पुरुष बचे, 1000 पर कितनी महिलाएं हैं, नहीं, 1000 महिलाओं पर 800 पुरुष हैं। फीमेल कितनी है 1000, और मेल कितने हैं 800। तो यहां ये नियम बना दिया गया कि भाई ठीक है, चलो एक आदमी 2 शादी कर सकता है, क्या कर सकता है, पॉलीगैमी हो सकती है, पॉलीगैमी हो सकती है, एक पुरुष 2 शादी कर सकता है। अब आप समझिए, कोई शिकायत नहीं थी, ये अपने एरिया में बैठे हुए थे और ये अपने एरिया में बैठे, ये अपने एरिया में बैठे थे, ये अपने एरिया में बैठे हुए थे। लड़ाई तब स्टार्ट हुई जब ये इधर आया और ये इधर आया। तब कहा गया कि भी अब क्या होगा, इस आदमी ने उधर से इधर आया, एक पशु मार दिया, लोगों ने पकड़ के कुटाई कर दी। ने आकर देखा कि यार यहाँ क्या सीन है भाई, यहाँ तो सारे भाइयों की एक बीबी है। और इसने इधर आके क्या देखा कि यार यहाँ तो एक एक आदमी के पास 2-2 बीबी हैं। मेरे कहने का मतलब समझ गए जो मैं चाह रहा हूं, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिनकी हेल्दी ट्रेडिशंस हैं उन्हें मानने में बुराई क्या है, जो अनहेल्दी है उन्हें हटा दिया जाए। भाई इनकी परिस्थितियां देखिए, इनकी परिस्थितियां ये अलाउड नहीं करती कि ये नॉन वेज खाएं, क्योंकि पशुओं को इन्हें खेती में चाहिए, और खेती भी लिमिटेड है, बटरी भी नहीं चाहिए। तो सारे भाइयों ने एक बीबी से शादी कर ली, लड़की से शादी कर ली। यहाँ की कंडीशंस बिल्कुल अलग है, यहाँ नॉन वेजिटेरियन अलाउड है, क्यों, क्योंकि यहाँ खाने के लिए उसके सिवा कुछ है नहीं। दूसरा, यहाँ सेक्स रेशियो इम्बैलेंस हो गया, बहुत सारे युद्ध हुए, पुरुष मारे गए, महिलाएं ज्यादा बची, तो फिर क्या करा, 2-2 शादी कर ली। तब तक ये अपने अपने एरिया में थे, कोई लड़ाई नहीं थी। लड़ाई तब हुई जब एक आदमी उधर गया और एक आदमी उधर गया, उसने वहां देखा और उसने वहां देखा। अब आप मुझे बताएं कि हमें कौन सी, कैसी होमोजेनिटी चाहिए, हमें कैसी समरूपता चाहिए। हमें ऐसी समरूपता चाहिए जिसमें जो जहां डिस्क्रिमिनेशन है, भाई एरिया तो बदले ही नहीं, एरिया तो वही रहे। ठीक, तो जहां डिस्क्रिमिनेशन है, किसके साथ, फैमिली में, प्रॉपर्टी में, उसे हटा दिया जाए, प्रोग्रेसिव लॉ बना दिए जाए, बाकी को जिनका जैसा मामला चल रहा है चलने दो। तो यूसीसी कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना ये पॉलिटिकल पार्टी बना के खड़ा हो जाती है, इतना बड़ा नहीं है। जहां अगर किसी सही आदमी से आपका पाला पड़ जाए तो आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आ गया। क्योंकि मेरे कहने का मतलब क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका भी कहने का मतलब यही है कि हम हर उस चीज को हटाएंगे यूसीसी में जो डिस्क्रिमिनेशंस करती है। किसके आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर,
प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर और किसके आधार पर, रेस के आधार पर हम हर उस चीज को हटाएं। तो इसका मतलब साफ साफ हो गई कि हमें सेकंड वाला जो मामला है वो हमें चाहिए। कौन सा वाला, ये वाला चाहिए हमें। कैसा यूसीसी चाहिए, ऐसा यूसीसी चाहिए हमें ये वाला यूसीसी चाहिए हमें कि जहां जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन है उसे हटाना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, रिलीजन का हो, इससे हमारा कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। लाना क्या है हमें, कुछ प्रोग्रेसिव लॉ लाने। क्या लाने हैं भाई, प्रोग्रेसिव लॉ लाने हैं, जिससे एक हेल्दी ट्रेडिशंस का जन्म हो जाए। ऐसा नहीं हम सारे ट्रेडिशंस को किसी को खत्म करेंगे, हम उस ट्रेडिशंस को खत्म करेंगे जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, चाहे वो मैरिज के लेवल पे हो, चाहे वो तलाक के लेवल पे हो, चाहे एलिमोनी के लेवल पे हो, चाहे वार्ड्स के लेवल पे हो, चाहे वो सेपरेशन के लेवल पे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर। तो क्या मैं यहाँ तक अपनी कितनी बातें आपको समझा पाया, आपको रिकॉल कराया जाए तो मैंने बताया कोड किसे कहते हैं, मैंने बताया सिविल क्या मामले होते हैं, मैंने बताया यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, और मैंने आपको ये बताने वाला हूँ कि हमें क्या चाहिए यूसीसी। तो यूसीसी में हमें क्या चाहिए, ये वाला सीन कि हमें सबको एक तरह से एकदम, जो भी डाइवर्सिटी का हम क्यों नहीं सम्मान करेंगे। अगर हमारी वर्ल्ड में कोई पहचान है आइडेंटिफिकेशन से, तो किसकी है, आइडेंटिफिकेशन किसकी है, डाइवर्सिटीज की है। तो हमें अपनी डाइवर्सिटीज का सम्मान तो करना ही चाहिए। किसी की क्या परंपराएं हैं उससे हमारा क्या लेना देना, लेकिन परंपराएं जो डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं उन्हें हटाया जाए। जो ट्रेडिशंस या कस्टम जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इसके आधार पर आर्टिकल 15 के बेस पर उन्हें हटाया जाए। हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक, अब हम आपको जो जहां लेके चलना चाहते हैं वो आप समझ लीजिए उसको। अब हम लेके चलना चाहते हैं आपको एक जगह। अब देखिए लॉ, लॉ और समझ लीजिए, यह है लॉ। लॉ ये दो चीजों पर काम करता है, एक तो पर्सनल लॉ जो पर्सन की तरफ तरफ मूव करता है, जो पर्सन की तरफ मूव करता है, ठीक। और एक होता है लेक्स लोसाई। क्या बोलते हैं इसे, लेक्स लोसाई। लेक्स लोसाई क्या है, यह है लॉ ऑफ लैंड। जैसे मैंने अभी आपको ट्राइब्स का एग्जांपल दिया कि सेकंड वाली ट्राइब्स में नॉन वेजिटेरियन अलाउड था, क्योंकि वहां की लॉ ऑफ लैंड ये बात कहता है। इधर नॉन वेजिटेरियन अलाउड नहीं था, क्यों, क्योंकि वहां का लॉ ऑफ लैंड ये बात कहता है। तो पर्सन लॉ जो कहाँ जाते हैं, ये पर्सन की तरफ जाते हैं कि पर्सन की क्या पसंद और नापसंद है, किसी रिलीजन के पर्सनल लॉ क्या हैं, किसी रिलीजन के पर्सनल लॉ क्या नहीं है। ठीक, अब सवाल यह है कि आप किस धरती पे रहते हो, उस धरती के कानून को मानोगे या अपने पर्सनल कानूनों को मानोगे। आप किस धरती पर रहते हो, इसे कहते हैं लेक्स लोसाई, मतलब लॉ ऑफ लैंड, उस देश का कानून। पर्सनल लॉ उतने मायने नहीं रखते जितने लॉ ऑफ लैंड की बात की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी, व्यक्ति को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। व्यक्ति से ही तो स्टेट है, पर्सन से ही तो स्टेट है। तो हम ऐसा कोई लॉ लाना चाहते हैं जो पर्सनल ना होकर क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ लैंड होना चाहिए। धरती के कानून को मानना चाहिए कि धरती के पर जो रहने वाले लोग हैं या किस धरती का वो कानून है। मान लीजिए एक एग्जांपल, पाकिस्तान में या ईरान में कोई कानून अच्छा बुरा हो सकता है,
लेकिन उस कानून को सीधा इंप्लीमेंटेशन कर दिया जाए इंडिया में, तो कुछ जरूरी थोड़ी है वो यहाँ भी लागू हो जाए। मान लीजिए वहां का पर्सनल लॉ कहता है कि भाई जो हुदूद कानून है, अभी बात करेंगे उस पर भी, वो ईश्वर के खिलाफ है, खुदा के खिलाफ है, और उसमें सजा मौत की सजा है। एडल्ट्री, मौत की सजा। अगर मौत की सजा यहां दे दी जाए पर्सनल लॉ में, मेरे कहने का मतलब एक और ये भी है कि जो क्रिमिनल केसेस है हमारे, वो कैसे यूनिफाइड हैं, पूरी तरह यूनिफॉर्मिटी है उनमें। वो किसी भी देश के कोने में कोई लोग रह रहे हों, अगर किसी ने किसी कानून का वायलेंस किया है, तुरंत अरेस्ट कर ले। ना तो हम उसकी जाति देखते कास्ट का है, ना उसका रिलीजन देखते, ना उसका जेंडर देखते, ना उसकी रेस देखते, ना प्लेस ऑफ बर्थ, सीधा अरेस्ट कर लेते हैं। तो लोगों के कहने का मतलब है, जब क्रिमिनल लॉ यूनिफाइड तरीके से, यूनिफॉर्मिटी के तरीके से पूरे देश में लागू हो सकता है, तो सिविल लॉ फैमिली वाले मामले क्यों नहीं पूरे एक देश में लागू हो सकते? सवाल ये था। इसलिए कहा कि कानून किसका होना चाहिए? लॉ ऑफ लैंड का होना चाहिए। पर्सन के कानून को ऐसा नहीं, पर्सन को हम अहमियत नहीं देंगे, लेकिन जो कानून मैक्सिमम होने चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेशन ना करें, वो कानून किसका होना चाहिए? वो कानून होना चाहिए लेक्स लोसाई। लेक्स लोसाई को कहते हैं लॉ ऑफ लैंड, मतलब धरती का कानून। तो क्या आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई? अब जो मैं आपको आगे लेके चलना चाहता हूँ, और मैं कहाँ लेके चलना चाहता हूँ, मैं आपको लेना के चलना चाहता हूँ कि ये हमारे इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं। कैसे? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आप कि कुछ कानून ऐसे हैं जो सब पे पूरी तरीके से लागू होते हैं, और कुछ कानून ऐसे हैं जो पर्सन पे लागू, और दूसरे पर्सन पे वो लागू नहीं। ठीक। अब हम जो देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं, अब देखिए हम चाहते हैं आपको ये बताना कि ये इतने लोगों की दिक्कत है। पहला है मुस्लिम। इनके पर्सनल लॉ, इनके सिविल लॉ क्या कहते हैं? हिंदूज के क्या कहते हैं, क्रिश्चियनों के क्या कहते हैं, पारसी क्या कहते हैं, और जूरिस्ट क्या कहते हैं, और सबसे लास्ट में देखते हैं हम ट्राइबल्स को। क्या सबके फैमिली लॉ एक से करने हैं हमें, या फिर फैमिली लॉ के उन कानूनों को हटाना है, उन कस्टम्स को हटाना है, उस ट्रेडिशंस को हटाना है जो डिस्क्रिमिनेशन? तो हम सबसे पहली बात किसकी करते हैं? मुस्लिम की करते हैं। तो मुस्लिमों की अगर बात करी जाए तो इनके अपने पर्सनल लॉ हैं। इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ये एंसेंट इंडिया से स्टार्ट होता है, और अंग्रेजों के आने तक भी कुछ पर्सनल लॉ, आपको पता है मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 में बना दिया था हमने। कहा कि मुसलमानों के जो सिविल लॉ हैं वो इस कानून से चालू हो, क्रिमिनल लॉ सब पे लागू होंगे, क्रिश्चियनों के अलग होंगे, पारसियों के अलग होंगे, ट्राइब्स के अलग होंगे, और जूरिस्ट के अलग होंगे, ज्यूस के अलग होंगे, यहूदियों के। तो हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो करेंगे मुस्लिमों की, फिर हिंदूज की बात करेंगे, फिर क्रिश्चियन की करेंगे कि इनके पर्सनल लॉ क्या क्या कहते हैं, और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है, और उनमें कहाँ कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है। चलिए तो देखते हैं भाई। तो जो पहली बात है, हमने मुस्लिम ही लिए, और मुस्लिमों में हमने देखा कि हमें एक शरीयत क्या होती है। शरिया का मतलब है एक कानून, कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं शरीयत। वो एक कानून है। कैसा कानून है? देखिए, अगर हम बात करें कि इसके सोर्स ऑफ शरीयत क्या है, तो सोर्स ऑफ शरीयत में सबसे बड़ी बात होती है, सबसे
बड़ा जो सोर्स है, जो बड़ा ऑथेंटिक है, वो है कुरान। कुरान डिवाइन लॉ है, उसमें जो लिखा है वो कंप्लीट है, ठीक। आसमान से आई हुई किताब है, ऐसा मानना है, ऐसा मानना है, जो लिखा है उसमें वो ठीक लिखा है। दूसरा सोर्स होता है हमारे शरीयत का हदीस। हदीस जो एक्सप्लेनेशन है कुरान की, किसने करी? हजरत मोहम्मद साहब ने करी। किसने करी? हजरत मोहम्मद साहब ने। तो जो हदीस है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर पर्सनल लॉ जो सिविल लॉ है, उसमें जब भी कोई फैसला किया जाएगा, वो किसके बेस पर किया जाएगा? कुरान के बेस पे। कुरान क्या कहता है इस मुद्दे, तो जो उससे रिजल्ट निकलेगा वो माना जाएगा। हदीस जो इसका एक्सप्लेनेशन है, किसने एक्सप्लेनेशन किया? हजरत मोहम्मद साहब ने। बहुत सारे पैगंबर आए, ठीक। जिब्रील का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं सुना रहा हूँ। जिब्रील वही लेके आते थे, मतलब एक संदेश लेके आते थे, मैसेंजर, मैसेज लेके आते थे, ठीक। हजरत मोहम्मद साहब क्या थे? मैसेंजर थे, ठीक। अब हदीस को दो जगह बांटा गया, एक तो सुन्ना जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, किसे? हदीस को और कुरान को। और दूसरा डीड्स। डीड्स का मतलब है उनका व्यवहार, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ जी। तो अगर कोई मामला फंसता है, कोई मामला आता है सिविल लॉ के मामले में, फैमिली लॉ के किसी मामले में, तो हम फैसले किससे करेंगे? कुरान से करेंगे। कुरान में उसमें कोई चीज नहीं मिल रही है तो हदीस से करेंगे, ठीक। अब अगर हदीस में भी कुछ ऐसा मामला नहीं फंस रहा, मन मिल रहा है कि ना कुरान से उस पर कोई रोशनी पड़ रही है, ना हदीस से, तो उसे क्या बोलते हैं? क्यास बोलते हैं। जिससे एक आइडिया लगाया होता है कि अगर ये सिचुएशन होती तो कुरान ये कह रहा होता, ये सिचुएशन होती तो हदीस ये कह रही होती, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं? कियास। इसमें एक आइडिया लगाया जा सकता है, इससे एक आइडिया लगाया जा सकता है। डीड्स क्या है उसकी? उनके व्यवहार, कैसे उन्होंने लाइफ जी। एक उनके ऊपर कूड़ा डाल रही है एक फीमेल, उछाड़ के निकल जाते हैं, फिर कूड़ा डालती है। एक दिन कूड़ा नहीं डाला गया, कहा भी आज कूड़ा क्यों नहीं मेरे पास आया, पता चला वो चली गई दुनिया छोड़ के, तो वहां चले गए, देखने चले गए। तो ये क्या था? उनका डीड्स थे, ठीक। इन मतलब कयास, किससे? कयास भी आइडिया लगाया जाएगा, किससे? कुरान से और हदीस से, ठीक। तीसरा, ना तो कोई कयास लग रहा है, कयास लग रहा है, ना कोई कुरान साफ साफ कोई बात इन पे बोल रहा है, और ना हदीस कोई बात बोल रही है, और ना कोई कयास लग रहा है, इसे कहते हैं इज्मा। इज्मा का मतलब होता है, जो स्कॉलर होते हैं इस्लामिक स्कॉलर, वो बैठकर मेजोरिटी से फैसले करते हैं। कैसे करते हैं? मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं, मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं, और मेजोरिटी से जो डिसीजन लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इज्मा। मतलब ना तो कुरान कुछ कह रहा है उस पर, ना हदीस कुछ कह रही है, ना कोई क्यास लग रहा है, ना कोई क्या हो रहा है, फैसला नहीं हो रहा है। तो जो उलेमा हैं, जिसे कहते हैं स्कॉलर इस्लाम के, उनके पास एक तरह से जुडिशरी पावर होती है, ठीक। तो उससे एक अंदाजा लगाया जाता है और वो फैसला किया जाता है। सोर्स ऑफ शरीयत जानते हैं आप कौन कौन से हैं? कुरान है, हदीस है, क्यास है, और ठीक। अब आप समझिए इसके लॉ, इन बातों को कैसे, इसके लॉ, शरीयत के लॉ। शरीयत के जो क्रिमिनल लॉ हैं और सिविल लॉ हैं, वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक। तो अभी जो सिविल लॉ हैं उन पे बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल देखते हैं क्रिमिनल लॉ क्या है उनको। अभी देखते हैं क्रिमिनल लॉ कौन से हैं, ठीक।
देखिए जो इसके क्रिमिनल लॉ हैं, अब देखिए एक बात और बताएं हम आपको कि इंडिया में नहीं लगभग सभी मुस्लिम कंट्री में, 2-4 मुस्लिम कंट्री को छोड़, आपने सुना होगा सुन्नी मुसलमान और शिया, सुन्नी और शिया का मामला चलता है। इसमें एक सेंस में आप कह सकते हो कि सुन्नी कौन है और शिया कौन है। तो जब हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हुई, तो इस्लाम के जितने भी सक्सेशन थे वो दो ध्रुव में बैठ गए। एक वो कि अब इस्लाम की कमान कौन संभालेगा। जो ट्रेडिशनल वाले लोग थे उन्होंने कहा इनके किसी परिवार के आदमी को अधिकारी खलीफा बनाया जाए, इन्हें कहा गया। और जो परिवार के खिलाफ थे, मतलब जो चाह रहे थे कि भाई कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो होनहार हो, परिवारवाद का क्या मतलब है, उन्हें कहा गया सुन्नी। उन्हें क्या कहा गया? सुन्नी। सुन्नी। बहुत सारी धाराएं हुई जिसमें एक सुन्नियों की एक हनफी धारा है जो बड़े रूढ़िवादी होते हैं। हनफी, हनफी बड़े रूढ़िवादी टाइप के होते हैं, मतलब बड़े कट्टर टाइप के होते हैं। शियाओं में उतनी कट्टरता नहीं होती। ठीक। तो हम जो हनफी धारा की बात करेंगे, इंडिया में क्या है सबसे ज्यादा, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ही, फिर मान लीजिए 80% के आसपास जो है वो सुन्नी मुसलमान है। भाई ईरान है जो आज अटैक झेल लिया है, अटैक कर रहा है, और एक दो कंट्री को छोड़कर बाकी क्या है, सब सुन्नी तो है, यही सिया है। तो सिया थोड़े से लिबरल भी होते हैं, सिया थोड़े से लिबरल लिबरल भी होते हैं। तो हनफी की जो क्रिमिनल लॉ हैं, हनफी धारा के, उन्हें अब आप समझ। देखिए कानून यहाँ 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हुदूद कानून। कौन होते हैं? हुदूद कानून होते हैं। और हुदूद कानून ये बात कह रहे होते हैं कि भाई ये अल्लाह के खिलाफ है, ये ईश्वर के खिलाफ कही गई बात है, और इसमें जो मामला है, इसमें जो पनिशमेंट है वो जिना, मौत की सजा है। और मौत की सजा भी ऐसे नहीं पत्थरों से मार मार के है। एडल्ट्री और जो चोरी के मामले, थेफ्ट के मामले, इन्हें भी हुदूद कानून के तहत सजा मिलती है। आपने देखा होगा सऊदी अरबिया में नाखून खींच लिए जाते हैं, चोरी करने हाथ काट दिया जाता है, बाह काट दी जाती है। कोई भी इंडियन मुसलमान ये बात नहीं कहता, वो कहता है कि भाई जो सिविल मामले वो हमारे चलने दो, पर्सनल मामले। कोई आदमी ये नहीं कहता कि शरीयत का क्रिमिनल लॉ भी लागू कर दो हम पे। शरीयत का कोई क्रिमिनल लॉ भी हम पे साहब में लागू कर दीजिए, इंप्लीमेंटेशन दे दीजिए। हर आदमी किसके पर्सनल लॉ को बचाने में तो लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उसमें प्रॉफिट है। तो हुदूद कानून कौन है? जिनमें मौत की सजा, कैसे? जिना में क्या होता है? एडल्ट्री, सजा होती है पत्थरों से मार मार कर। हर आदमी को पत्थर मारना पड़ेगा जो वहां से निकलेगा। बड़ी खतरनाक सजा है। थेफ्ट को भी कहाँ रखा है हमने? हुदूद में रखा है। जो किसास है, क्रिमिनल लॉ पर चल रहा है, किसास में भी क्या है कि ये मामला एक्स और वाई के बीच का मामला है। एक्स अगर वाई को माफ कर दे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। ठीक। तो किसास कैसे कानून है? जो एक्स और वाई के बीच में है। ये किसके बीच में है? सीधे अल्लाह के बीच में आ गए, ईश्वर के खिलाफ चले गए। सजा कैसी है? मौत की सजा। इन मामले में एक्स और वाई का मामला है, माफ किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? एक्स वाई का है तो ये छोटी मोटी सजाएं हो सकती। तेजाब डाला तो तेजाब से आंखें ले ली जाएंगी आपकी, दांत तोड़े दांत ले लिए जाएंगे आपके, आंख निकाली आंख ले ली जाएगी आपकी। तो ये एक्स और वाई का मामला है, ये खुदा का मामला नहीं है। यहाँ सजा इसके मुकाबले कम होगी।
यहाँ तो आपको मारा जाएगा सीधा पत्थरों से, वो पेड़ से बांध दिया जाएगा या किसी पोल से बांध दिया जाएगा। ठीक। ताजिर, ताजिर बहुत छोटे छोटे कानून है, बहुत छोटी छोटी सजाएं हैं। मान लीजिए किसी ने झूठी गवाही दे दी, ये मामले उतने बड़े मामले नहीं है, इसमें ऐसी कोई सजाएं नहीं होती हैं। ठीक। जो मामले हैं वो हैं हुदूद, और दूसरे मामले हैं किसास। ठीक। हुदूद और किसास के मामले हैं। अब देखिए हमारी बात समझिए, एग्जाम्पल हम आप, इसका जो प्रोसीजरल मामला है वो भी बड़ा पेचीदा है। क्या है पेचीदा? 1979 से पहले की एक इवेंट है पाकिस्तान में, आप उसे गूगल करेंगे तो आपको, एक लेडी का नाम है मुख्तारन माई। क्या है? मुख्तारन बाई कह दें या माई कह दें, आपको मिल जाएगा। जियाउल हक ने ये बात कही थी, वहां के प्रधानमंत्री थे वहां, कि पाकिस्तान में भी शरीयत का हुदूद कानून लागू होना चाहिए, शरीयत लॉ लागू होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कोई बात नहीं, मुख्तारन माई थी। दो कबीले थे पाकिस्तान। अब एक कबीले ने ये आरोप लगाया दूसरे कबीले पर कि इस कबीले के इस लड़के ने मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ की है या बदतमीजी की है। कोई बात नहीं, पंचायत बैठी, कबीले के सरदार, तो सजा क्या होगी भाई? सजा ये होगी, जो इस लड़के की बहन है उसे उठा के लाया जाए। आप सर्च करेंगे मिलेगा आपको ये। उस लड़के की बहन को उठा के लाया जाए और हिसाब बराबर उससे किया जाएगा। 4 लोग उसका रेप करेंगे, और 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब हुदूद कानून ये कहता है, ये तो एडल्ट्री हो गई, जिना हो गया। हुदूद कानून ये कहता है कि वो जो मुख्तारन माई है, अब 4 आई विटनेस पुरुष गवाह लेके आए, अन्यथा तो ये मान लिया जाएगा कि आप अपनी सहमति से उसमें शामिल थी। और अगर आप उसमें अपनी सहमति से शामिल हैं तो फिर क्या सजा है आपके पास? डेथ की सजा, मौत की सजा। मुख्तारन माई कोर्ट में गई, मिलिट्री कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में गई। वहां तक जाते जाते जिन लोगों को सजा हुई थी हाई कोर्ट ने माफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते एक आदमी को भी सजा नहीं हो पाई। और वहां के मिलिट्री कोर्ट ने ये बात कही कि इस मुकदमे की सुनवाई तो कहाँ, शरीयत अदालत में होनी चाहिए, हुदूद कानूनों के तहत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, हुदूद कानूनों के तहत हुई नहीं, कोई सजा नहीं हुई। या उल हक के जमाने में उन्होंने कही थी कि ये कानून, तो अब आप समझिए कैसे कोई 4 आई विटनेस मेल लाएगी। तो क्या ये कानूनों को बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? बस जो पर्सनल लॉ है वहां हम उन कानूनों पे बात करते हैं। ठीक। तो आप इसका क्रिमिनल लॉ समझ के अब सिविल लॉ की तरफ आते हैं। जब सिविल लॉ की तरफ आते हैं तो देखिए, अब सिविल लॉ कल देखेंगे, आज इतना ही रहने दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।